हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो फाइन ही होंगे ना। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं तो इन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब क्या, जो नॉर्मल कंपाउंड्स नहीं होते। जरा सोचिए, किसी ने हमारे सामने पर ये कंपाउंड रखा तो आप लोग कहोगे सर ये कॉपर सल्फेट है। हाँ, ये सिंपल कंपाउंड हो गया, इसे आप लोग सिंपल सॉल्ट भी कह सकते हो। लेकिन किसी ने आपके सामने ऐसा कंपाउंड रख दिया तो जरा सोचिए, इसका तो लिखने का तरीका ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे, राइट। इसके अलावा सिस्प्लाटिन नाम का एक कंपाउंड है, सिस्प्लाटिन, ये कॉम्प्लेक्स है। इसे इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए ऐसे, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस, ये जो सिस्प्लाटिन होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका इस्तेमाल होता है इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली एज एन एंटी कैंसर एजेंट। इसका इस्तेमाल होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर ये कॉम्प्लेक्सेस है क्या, इन्हें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब होता है अ कंपाउंड in which central metal atom or ion is directly attached to the ligands by means of a coordination bond। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन ये डायरेक्टली अटैच रहेगा लिगेंड्स के साथ by means of a coordination bond, है ना। इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं कहते, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये नया नाम आया, सब लिगेंड क्या है एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, कैसे बनते हैं ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि लिगेंड्स क्या है। गाइस, कॉम्प्लेक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ जो भी ग्रुप या मॉलिक्यूल या फिर आयन, क्या हो सकता है? ग्रुप हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, ये डायरेक्टली जो मेटल के साथ अटैच होते हैं उसे हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। आगे और आने वाला है, तो लिगेंड्स का अभी भी क्लियर है। इट इज नथिंग बट द ग्रुप। डायरेक्ट कोई भी ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है या सिंपली सिंपल आयन हो सकता है जो कि मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उससे हम लोग कहते हैं लिगेंड्स कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, गाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से। हम लोग तो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। इसमें ये जो हेड होता है इस एरो का, ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड में जाते हैं, तो इस साइड में कौन रहेगा? इस साइड में रहता है डोनर एटम। इस साइड में कौन रहेगा? डोनर एटम या फिर ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। एंड इस साइड में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ पर रहेगा मेटल या फिर मेटल का आयन, मेटल या फिर मेटल का आयन रह सकता है। कैसे? देखिए, इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्लैटिनम के अराउंड क्या क्या प्रेजेंट है? तो प्लैटिनम जो है ये 4 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। इसमें 2 क्लोरीन के एटम है और 2 अमोनिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये अमोनिया, दूसरा अमोनिया, यहाँ पर होगा क्लोरीन, यहाँ पर होगा। अब इसके बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने मैं रखता हूं, ये ऐसा होता है। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। सपोज करिए कि ये NH3 है, ये NH3 है, ये Cl और ये Cl। ये जो स्ट्रक्चर हो गया गाइस, ये इसका होता है सिस्प्लाटिन का। आपने सिस एंड ट्रांस नाम सुना होगा। यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स है, अमोनिया या फिर क्लोरीन, सेम साइड में है, एक प्लेन पे, इसलिए इसे सिस टाइप कहा जाता है। अब ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। मतलब
मेटल एंड लिगैंड के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो ऐसे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब गाइस इसे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, बराबर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया, ये एक्सेप्टर। तो सर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कभी ना कभी इसका नाम देके रखा है, लेविस बेस का, एंड एक्सेप्टर को क्या नाम देके रखा है, लेविस एसिड का। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मेटल एंड लिगैंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये लेविस एसिड बेस थ्योरी को फॉलो कर रहा है। जी हाँ, कह सकते हैं हम लोग ऐसा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, लिगैंड क्या है एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आप लोगों को समझ में आया। हम लोग आगे पढ़ेंगे लिगैंड्स क्या होते हैं एंड उनका क्लासिफिकेशन कैसे। गाइस अब हमें पढ़ना है अबाउट द लिगैंड्स एंड देयर टाइप्स, लिगैंड्स एंड देयर टाइप्स, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए कि लिगैंड क्या है ये डिफाइन करो और फिर उसके टाइप्स के बारे में बताओ, मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ। तो लिगैंड का मतलब क्या है, हम लोगों ने ये क्या पढ़ा था, तो लिगैंड का मतलब होता है अ स्पीशीज, राइट। और स्पीशीज क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और ग्रुप हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। मैंने आप लोगों को ये बताया which surrounds central metal atom or ion in a coordination compound, इससे आप लोग कहते हो लिगैंड, बराबर है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है तो यहाँ पर जो लिगैंड है वो क्या है, 6 साइनाइड्स। अगर कभी ऐसा स्पीशीज आपके सामने रखा जाता है, आप लोगों को पूछा जाता है कि इसके लिगैंड्स क्या है, तो ये क्या हो गया, अमोनिया हो गया। इनकी टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो लिगैंड्स को बेसिकली हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है, पहला टाइप होता है मोनोडेंटेड लिगैंड्स, एंड दूसरा जो तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, कहते हैं। ये क्या है, मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड क्या है, लिगैंड कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम लोग लिगैंड्स को क्लासिफाई करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, लिगैंड्स के अंदर कितने डोनर एटम प्रेजेंट है उसके द्वारा, या फिर कोई भी लिगैंड मेटल को कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उसके हिसाब से हम लोग लिगैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मोनोडेंटेड लिगैंड्स एंड दूसरा पॉलीडेंटेड लिगैंड्स। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला जो होता है जिसे हम लोग नाम क्या देने वाले हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड्स। अब मोनोडेंटेड लिगैंड्स का मतलब क्या होता है, तो ऐसे लिगैंड्स, ऑब्वियसली ये लिगैंड्स है ना, लिगैंड्स विद ओनली वन डोनर एटम, और ऐसा लिगैंड that donates a single pair of electron to the metal atom or ion, इससे आप लोग कहते हो मोनोडेंटेड लिगैंड, क्योंकि मोनो का मतलब एक एंड डेंटस का मतलब होता है डोनेटिंग पावर। तो मोनोडेंटेड लिगैंड मतलब क्या, ऐसा लिगैंड जिसमें एक डोनर एटम होगा, या फिर ऐसा लिगैंड जो मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, उसे हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो हलाइड आयंस। अब हलाइड आयंस मतलब क्या, X निगेटिव, आप लोग X की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोरीन मिक्स रख सकते हो। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव, इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसमें इसके ऊपर होती है निगेटिव चार्ज, देखिए ये एक पेयर को डोनेट कर सकता है। आप लोग साइनाइड का एग्जांपल ले सकते हो गाइस। साइनाइड का जो लिगैंड होता है ये ऐसा होता है, ये डोनेट कर सकता है अपने चार्ज के पेयर को, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देखिए H2O ये ऐसे होता है,
ये मत समझना कि सर यहाँ पर दो दो लोन पेयर है तो दोनों डोनेट हो सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, मोनोडेंटेट लिगैंड हो गया गाइस। अमोनिया की बात करते हो तो अमोनिया ऐसा होता है, ये भी क्या हो गया, मोनोडेंटेट लिगैंड होता है। जब ये मेटल के साथ जुड़ते हैं तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। चलो एग्जांपल भी दिखाता हूँ। सपोज करिए कि हम लोग सिस प्लाटिन को बनाते हैं, ये ऐसा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको लिखना है तो इसे हम लोग गाइस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर मुझे पता है, इसलिए मैं इसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अमोनिया, मतलब एक पेयर इस नाइट्रोजन ने दी, दूसरा अमोनिया एक पेयर यहाँ पर दी, देन क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें देखिए ये सारे के सारे क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिगैंड्स हुए। तो मोनोडेंटेट लिगैंड्स का मतलब क्लियर हो गया गाइस, ऐसे लिगैंड जिसमें डोनर एटम एक है या फिर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। दूसरा टाइप हम लोगों ने क्या किया, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, राइट, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स। अब पॉलीडेंटेट लिगैंड्स का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, बराबर, पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड मेनी का मतलब हम लोग ये काउंट कर सकते हैं, मोर देन वन। ऐसे लिगैंड्स जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा होता है या फिर एट अ टाइम वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट एटम्स, इसे आप लोग कहते हो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स। मींस व्हाट, ऐसे लिगैंड्स विद मोर देन वन डोनर एटम्स, more than one donor atom and that donates more than one electron pair, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स। गाइस अभी जो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स है ना, इनका भी अपने आप में क्लासिफिकेशन होता है, डिपेंड करता है कि वो दो डोनर एटम के साथ है या फिर दो पेयर डोनेट करता है या फिर 3 के साथ है या फिर 6 के साथ है। इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें एक कैटेगरी जो आती है इसे हम लोग कहते हैं बायडेंटेट लिगैंड। क्या कहते हैं, बायडेंटेट लिगैंड। मतलब क्या, इसमें डोनर एटम जो होने चाहिए, डोनर एटम्स जो होने चाहिए वो कितने हो जाएंगे, 2। मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएगा, मेटल के साथ 2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की अगर बात करते हैं तो ये 2 बनाता है, राइट। कैसे बनाता है देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और एग्जांपल है इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन को एब्रोगेट किया जाता है ऐसे, इसका शॉर्ट फॉर्म है EN, अगर लिखा तो समझ लेना इथिलीन डायअमाइन। अब इथिलीन डायअमाइन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो इथिलीन डायअमाइन ऐसा होता है ऐसे, ये देखिए नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, ये डोनेट कर सकता है और ये डोनेट कर सकता है। तो 2 डोनर एटम है ना, डोनर एटम कितने, 2, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2, इसलिए ये क्या हो गया गाइस, बायडेंटेट लिगैंड हो गया, बराबर है। इसलिए ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना, कार्बन कार्बन NH2 NH2। इसका एक और एग्जांपल होता है दैट इज ऑक्सैलेट आयन, एंड ये जो ऑक्सैलेट आयन है ये ऑक्सैलिक एसिड से आता है, C2O4 नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, ये है ऑक्सैलेट आयन। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। कैसे 2 डोनर एटम होते हैं, देखिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इसमें जो 2 डोनर एटम होते हैं, इन 2 डोनर एटम्स के पास ये ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गया होगा, COOH ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये एक डोनर ये दूसरा डोनर, तो ये क्या हो गया, बायडेंटेट लिगैंड हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। डाइमिथाइल डाइऑक्साइड करके लिगैंड होता है, वो भी बायडेंटेट होता है। तो बेसिकली हमें इन दोनों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायडेंटेट लिगैंड है, ये भी क्लियर है। चलो मैं आपको एक और कैटेगरी बताता हूँ इसकी, ट्राइडेंटेट लिगैंड, और भी क्लियर हो जाएगा ट्राइडेंटेट लिगैंड का मीनिंग क्या। तो सर ट्राइडेंटेट लिगैंड में कितने डोनर एटम होने चाहिए, 3 डोनर एटम्स कितने होने चाहिए, 3। मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएगा,
बनाएगा। इसका एग्जांपल अगर देखें तो इसका एग्जांपल है मेरे पास ट्राइइथिलीन डायमाइन, ट्राइइथिलीन डायमाइन, नहीं डायमाइन से नहीं बनेगा, ये डाइइथिलीन ट्रायमाइन होगा, डाइइथिलीन ट्रायमाइन, डाइइथिलीन ट्रायमाइन, तब जाके ये बन सकता है। कैसे? इसका फॉर्मूला अगर देखें तो ये ऐसे होगा, देखिए ये बिल्कुल ऐसे होता है। अब इसमें डोनर एटम देखो, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डाइन, डाइइथिलीन ट्रायमाइन है, डाइइथिलीन एंड ट्रायमाइन है। तो ये ट्राइडेंटेड है क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 डोनर एटम है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करने की एबिलिटी है। क्लियर है गाइस? ट्राइडेंटेड। इसमें पॉलीडेंटेड में हमें एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ के रखना होता है, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड। अब इसका मीनिंग क्या है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। इसमें जो डोनर एटम्स होंगे, ये डोनर एटम्स कितने होने चाहिए? 6, मतलब ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बराबर? हाँ। एंड इसका एग्जांपल अगर देखें तो इसका एग्जांपल होता है PDTA, मतलब क्या सर? मतलब ये इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन, इसे टेट्रा एसिटेटो भी कहा जाता है कई बार। क्यों कहते हैं? ऐसा नोमेनक्लेचर में आएगा। तो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। समझो इस स्ट्रक्चर को, अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे होते तो ये इथिलीन डायमाइन बन गया, एंड सर ये इथिलीन डायमाइन बन गया, मतलब ये ऐसा, बराबर? लेकिन टेट्रा एसिटेट आयन, अब टेट्रा एसिटेट आयन आप लोगों को यहाँ पे अटैच करा के देना है, तो टेट्रा एसिटेट आयन ऐसे अटैच होता है। ये देखिए एक एसिटिक एसिड का आयन है ये, एंड इस साइड से हाइड्रोजन की जगह ये जुड़ गया, तो यहाँ पर CH2 COO, ये देखिए इस साइड में अगर देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा CH2 COO, ये सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, देन यहाँ CH2 COO नेगेटिव। देखिए इसमें डोनर एटम कितने हैं तो काउंट करिए, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ये हेक्साडेंटेड लिगैंड्स हैं। गाइस अब एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, जब भी कभी पॉलीडेंटेड लिगैंड्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, उस कॉम्प्लेक्स का एक नया नाम होता है, इन्हें हम लोग कहते हैं चिलेट। क्या कहते हैं इन्हें? चिलेट्स। बस ये याद रखिए, चिलेट्स मतलब क्या? ऐसा कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू द पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, बराबर है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? चिलेट्स कहेंगे। देखेंगे ये आगे है या नहीं हमारे सिलेबस में। आप तो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स एंड मोनोडेंटेड लिगैंड्स, मतलब लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन ये क्लियर है गाइस। अब लिगैंड्स का एक और टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। नाउ एम्बीडेंटेड लिगैंड्स का मीनिंग क्या होगा? आप लोगों को एम्फीबियंस का मतलब पता है, जो दोनों जगह रह सकते हैं, जमीन पर भी और पानी पर भी। लेकिन क्या वो एक साथ दोनों जगह रह सकते हैं? नहीं ना, या तो जमीन पर रहेंगे या तो पानी में रहेंगे। ठीक वैसे कुछ लिगैंड्स होते हैं। अब एम्बीडेंटेड लिगैंड्स का मतलब क्या होता है? तो लिगैंड्स विथ मोर देन वन, बेसिकली टू डोनर एटम्स, इनमें दो डोनर एटम्स हो सकते हैं, एंड ये 2 अलग अलग एटम के थ्रू बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ कोऑर्डिनेट वाला। लेकिन एक एट अ टाइम पे ये दोनों के दोनों डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता? चलो एग्जांपल चेक करते हैं गाइस। एग्जांपल अगर देखें तो NO2, ये जो लिगैंड है इसके 2 नाम होते हैं। इसे कैसे लिखते हैं मैं अभी बताता हूँ। एक नाइट्रिटो O एंड इसे दूसरा हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिटो N।
इसका मतलब क्या, मतलब ये जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तब नाइट्रेटो, इसे बेसिकली नाइट्रो कहा जाता है, ठीक है, या फिर नाइट्राइट भी कहा जाता है, अलग हो सकता है। एंड नाइट्रेटो एन मतलब नाइट्रोजन के थ्रू ये बॉन्ड बना सकता है। कैसे बना सकता है, देखिए ये मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ये थ्रू द नाइट्रोजन एटम बना सकता है, ये इस तरीके से बनाकर दिखा सकता है, देखिए थ्रू द नाइट्रोजन, या फिर ये ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है गाइज, ये देखो। अब आप खुद चेक करिए, NO2 में दो दो डोनर एटम है ना, है दो दो डोनर एटम है, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, लेकिन एट अ टाइम उसने कैसे बॉन्ड बनाया, किसी एक ही एटम से, तो ये क्या हो गया, एम्बिडेंटेड लिगैंड। गाइस एम्बिडेंटेड लिगैंड का एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप, HCl थायोसाइनेट, ये थायोसाइनेट आयन ये मेटल के साथ ऐसे जुड़ सकता है, देखिए, या फिर ये मेटल के साथ ऐसे जुड़ सकता है, ये थायोसाइनेट, इसे आइसोथायोसाइनेट आप लोग कहते हो, थायोसाइनेट एज वेल एज क्या हो गया, आइसोथायोसाइनेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। देन इसके बाद हम लोगों को चलना है टर्म्स के तरफ, टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब क्या, तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच गाइस जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहली और बेसिक टर्म जो हमें समझना है, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते समय हम लोग मेटल और लिगैंड्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते समय मेटल को एंड लिगैंड्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। वो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। मतलब देखिए, अगर आपके पास कहीं ऐसा कॉम्प्लेक्स है गाइस दैट इज CuNH3/4 एंड बाहर SO4 है, तो ये जो स्पीसीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, इसे आप लोग कहते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड अगर सिस्प्लैटिन की बात करते हैं तो इससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे NH3/2Cl2, ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। क्लियर है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब एक सिंपली ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन एंड साथ में किसे रखते हैं, ओनली द लिगैंड्स को रखते हैं। गाइस अब एक चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये कॉम्प्लेक्सेस कभी कभी आयोनाइजेबल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कभी कभी आयोनाइजेबल होते हैं। कैसे आयोनाइज हो सकते हैं गाइस, देखिए समझिए, ये कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास है K4FeCN/6, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, बराबर है यहाँ तक। तो ये क्या है सर, ये क्या है, ये जो स्पीसीज है इन्हें हम लोग कहते हैं काउंटर आयंस, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। मतलब क्या, मतलब इस स्पीसीज का जो भी चार्ज है उसे बैलेंस करने के लिए हम लोग इन्हें अटैच कराते हैं, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जब डिसोसिएट होता है, जैसे पानी में जाने के बाद ये डिजोल्व हो गया, तो ये पानी में जाकर ऐसे डिजोल्व होता है, दैट इज FeCN/6 नेगेटिव। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस, इसे आप लोग कहते हो कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या, इट इज द चार्ज एग्रीगेट, है ना। ये एक चार्ज एग्रीगेट है जो कि आपको कब मिलता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स एक्वस सॉल्यूशन में जाके आयोनाइज होता है। तो ये एक पहला टर्म है जो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं गाइस, देखिए CONH3/6Cl3, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। सपोज करिए कि ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके पास है, देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, एकदम इजीली हम लोग पता कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, एंड इसी के अंदर एक टर्म छुपी होती है
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, स्टेट ऑफ मेटल आयन। गाइस एक चीज याद रखिए, कॉम्प्लेक्स के केस में मेटल का जीरो भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स के केस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि चार्ज नंबर का मतलब क्या होता है। चार्ज नंबर इन कॉम्प्लेक्स आयन, तो चार्ज नंबर इन कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब होता है नेट चार्ज, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बराबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में जो भी चार्ज आप लोगों को मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं को चार्ज नंबर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज नंबर। और चार्ज नंबर होता क्या है, तो चार्ज नंबर की अगर बात करते हैं तो चार्ज नंबर इज इक्वल टू द algebraic sum, is equal to the algebraic sum of charges, sum of charges present on metal and ligands। देखिए मेटल और लिगेंड्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनका अलजेब्रिक सम अगर करते हैं तो आप लोगों को मिलता है चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। सर ये क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब पहले ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपली ऐसे हम लोग कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये दोनों चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, देखिए सपोज करिए कि हमारे सामने किसी ने ये स्फीयर रख दिया, ये है स्फीयर, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है कि नहीं, जो भी होगा नाम क्या है सर इसका बाद में पढ़ेंगे। ये अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है ना। एंड इसका जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है, इसका जो नेट चार्ज है, इसका नेट चार्ज कितना आ रहा है, -4 का आ रहा है, बराबर है। मतलब क्या, तो नेट चार्ज मतलब क्या आ रहा है, तो ये जो -4 आ रहा है गाइस, इसका मतलब ये है इट इज अ चार्ज ऑन आयरन +6 इनटू चार्ज ऑन साइनाइड, बराबर है, चार्ज ऑन साइनाइड। अब देखिए मेटल को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हमें ये नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये x है, तो यहाँ पर देखिए ये x +6 इनटू -1 इज इक्वल टू -4 हो गया। सर -1 क्या है, आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। साइनाइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1 का होता है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -4 + 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो +2, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है ये कितना है, +2। अब सर नेट चार्ज बराबर है कि नहीं, चेक कर लो। ये देखिए ये इसके ऊपर +2 का चार्ज है, ये -6, कितना आंसर आ रहा है, इसके ऊपर क्लियर है। चलिए और छोटा सा एग्जांपल इसी के समान लेते हैं, FeCN/6। अब मैं करता हूँ 3 निगेटिव। अब क्या करेंगे, तो सर इसमें जो नेट चार्ज है ये है -3 का, मतलब इसे x मान लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो x +6 इनटू -1 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया गाइस, +3 आ गया। सर ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में भी लागू होता है, बिल्कुल होता है। देखिए अगर कभी आपके पास ये कंपाउंड आ जाए, ये कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो सर इसमें अब क्या करेंगे, इसमें कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें नेट चार्ज कितना है, 0 है ना, नेट चार्ज कितना है, 0, मतलब सर इसे x मानते हैं तो 2 इनटू चार्ज ऑफ दिस प्लस 2 इनटू चार्ज ऑफ दिस, सब क्या आना चाहिए, 0। जी हाँ, देखिए x + 2 इनटू 0। अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ऐसे भले ही होता है लेकिन इसके ऊपर चार्ज है क्या, नहीं, तो 2 इनटू 0 प्लस क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, सर एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 के ऊपर कितना, -2, और सब कितना, 0, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, +2। देखिए
चार्ज को निकाल कर दिखा है। तो इसमें कैसे चार्ज को निकालेंगे, तो ये देखिए x प्लस 0 माइनस 3 डायरेक्टली लिखिए, टोटल कितना आ रहा है 0, x इज इक्वल टू कितना गाइस प्लस 3। यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना प्लस 3 आ रहा है। फिर COPL/3 सर अभी बाहर है तो क्या हुआ, देखिए x प्लस 3 इंटू 0 इक्विवेलेंट आयन न्यूट्रल होता है भैया, चार्ज नहीं होता, तो ये हो गया 0 एंड यहाँ पर माइनस 3 क्योंकि एक क्लोरीन का -1 तो 3 का -3, सो देयरफॉर ये टोटल 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस 3। सर कभी ये ऐसा होता तो COC2O4/3 अब ये ऑक्सैलेट है ना, ऑक्सैलेट आयन, और एक ऑक्सैलेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2 हमने देखा है, तो इसका मतलब ये कि सर x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। सपोज करिए कि हमें कहता है कि ये कॉम्प्लेक्स है CONH3/5 Br और बाहर है SO4। अब क्या करेंगे, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दो, बनाइए इक्वेशन क्या हो जाएगा सर x प्लस 5 इंटू 0 प्लस -1 है, SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है भैया -2 का होता है, ये देखिए x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस 3 आ गया। सो जो भी कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने आते रहेंगे हम उन सब का चार्ज नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। है ये गाइस क्लियर? आप लोगों के सामने सिंपल कोई ऐसा एग्जांपल अगर रखता है तो COCl4 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये सर इसका चार्ज नंबर कितना है -2 का है, तो देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू प्लस 2, मतलब मेटल के ऊपर कितना चार्ज है +2 का। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, ये चीज क्लियर है गाइस, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे। गाइस नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय कैपिटल C एंड N। CN साइनाइड भी होता है लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, देखिए लिख के रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, ये मेटल आयन का होता है इन कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, number of ligand donor atoms directly attached to it, or the number of electron pairs involved in the coordinate bond, या फिर number of electron pairs involved in coordinate bond। कैसे थोड़ा सा सोचने वाला कंसेप्ट होता है, आपको पता है लिगैंड मोनोडेंटेड होता है पॉलीडेंटेड भी होता है, तो मोनोडेंटेड लिगैंड्स complexes containing only monodentate ligands, ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड्स होता है। देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड्स। फॉर एग्जांपल ढेर सारे कॉम्प्लेक्स आपके सामने मैं रखता हूँ, देखिए मोनोडेंटेड लिगैंड्स में ये कॉम्प्लेक्स एक हो गया, इसके अलावा CONH3/6Cl3 हो सकता है, CONH3/3Cl3 हो सकता है, जिंक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक। देन इसके अलावा प्लैटिनम NH3/2Cl2 हो सकता है। अगर कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है CrH2O/6 3 पॉजिटिव, या फिर टिटेनियम H2O/6 3+, ऐसा अगर कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स is the number of ligand donor atoms directly attached to it
एक अमोनिया का एक नाइट्रोजन, 4 के 4। यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर 3 और 3 6। ये भी तो लिगेंड है ना स्फीयर के अंदर, बराबर। यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर ये 2 और ये 2, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया गाइस 6। तो जहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना बहुत आसान है। जितने मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं उन सब का नंबर क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। जैसे Cu Cn/4 टू नेगेटिव अगर कहता है, या फिर Cu Cl/4 टू नेगेटिव कहता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4। क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंटेड लिगैंड अगर प्रेजेंट है तो जितने मोनोडेंटेड लिगैंड्स प्रेजेंट है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बट इन केस ऑफ द चिलेट्स, मतलब क्या, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें पॉलीडेंटेड लिगैंड्स हो सकते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही हिसाब से निकालना पड़ता है। देखिए कैसे, सपोज करिए कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है दैट इज COPn/3 3 पॉजिटिव। अगर आप लोग कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरी डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर क्या कहता है कि नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड। यहाँ En का मतलब क्या होता है, तो En का मतलब होता है इथिलीन डायअमाइन, बराबर, इथिलीन डायअमाइन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये इथिलीन डायअमाइन है। देखिए गाइस इसमें कितने डोनर एटम है 2, बराबर, इसमें डोनर एटम कितने 2। अब ये टोटल कितना है 3, तो इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। सिमिलरली अगर कभी ये इसके साथ जुड़ा होता है En/2 Cl2, देखिए अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो इसके कारण 4 और इसके कारण 2, कितना हो गया 6। सपोज करिए कि ZEn ऐसा है En/2 2 प्लस, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4। अब जिंक एंड EDTA लिखा है, जिंक एंड EDTA अगर लिखा है तो ऐसे केस में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर हो रहा है। सपोज करिए कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है C2O4/3, इसमें जाना है 3, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3 नहीं, क्योंकि C2O4 ये बाइडेंटेड है ना, ये क्या है बाइडेंटेड है, तो C2O4 को हम लोगों ने देखा है, ठीक है। सिंपली ऐसे लिखकर लिखता हूं, ये देखिए एक डोनर 2 डोनर, तो इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल है 3, तो एक मॉलिक्यूल में डोनर कितने 2, तो 3 में कितने 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। है ये कांसेप्ट क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देन एक और छोटा सा टॉपिक समझते हैं गाइस, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तो हमें पता है सर कॉम्प्लेक्स होता है, हां, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। आप लोगों को 2 बात का डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है कि बताइए डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस होता है गाइस, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब कॉम्प्लेक्सेस है, नो डाउट, राइट, एंड डबल सॉल्ट्स क्या है। तो पहले डबल सॉल्ट्स के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डबल सॉल्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइस दीज आर मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोडक्ट्स। एडिशन प्रोडक्ट्स मतलब क्या, मतलब ये कि 2 मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग प्रॉपर स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में मिक्स कर देते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। डबल सॉल्ट जो होते हैं ये डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। डबल सॉल्ट्स जो होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, मतलब आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस इज रिटेन। मतलब क्या,
मतलब इंडिविजुअल आयन का टेस्ट अगर लगाओगे तो वो टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलता है। कैसे मिलता है देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मोर्स सॉल्ट। अब मोर्स सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो इसे एक और नाम दिया जाता है FeS। मतलब क्या होता है, मतलब समझाता हूं, FeSO4 into अमोनियम सल्फेट into 6H2, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट को मिक्स कर दो, ये बन जाता है। ये एडिशन प्रोडक्ट है। ये जब डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में तो ये आपको क्या देता है, Fe2+ देता है, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ से एक 2 देगा, यहाँ से 2 NH4 पॉजिटिव आयन देगा, एंड वाटर तो है, इसे डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए अब आपने सॉल्यूशन में अगर टेस्ट लगा दिया ये चेक करने के लिए कि इसमें Fe2+ आयन सही है नहीं, तो है Fe2+ आयन का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, अमोनियम आयन का टेस्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, राइट। इसका दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं तो कर्नालाइट। अब कर्नालाइट क्या है, तो कर्नालाइट मतलब KCl.MgCl2 into 6H2O। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये K+ देगा, थ्राइस Cl नेगेटिव देगा एंड एक Mg2+ भी देगा। और सॉल्यूशन में जब इसे डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट लगाओगे तो इसमें पोटेशियम का टेस्ट एंड मैग्नीशियम का टेस्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी एडिशन प्रोडक्ट्स है, ये भी एडिशन प्रोडक्ट्स है। नाउ ये डिसोसिएट्स कंप्लीट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट्स होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट्स होते हैं गाइस। एंड कॉम्प्लेक्स आयंस की अगर बात करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स आयंस है वो रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन देयर आइडेंटिटी मतलब क्या, मतलब एक बार किसी आयन ने कॉम्प्लेक्स बना दिया तो वो आयन की प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखाएगा बल्कि वो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे ये सारे के सारे इस एग्जांपल के अंदर आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपके पास K4 FeCN/6 अगर है, ये जब डिसोसिएट होता है ना तो ये सिर्फ इतना डिसोसिएट होता है, देखिए FeCN/6 4 नेगेटिव। आप लोग इसमें Fe2+ का टेस्ट पॉजिटिव नहीं ला सकते, ये मिलेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, बिजी है इसके साथ। तो यहाँ पर ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर देते हैं। आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आयन इज रिटेन, टोटल आइडेंटिटी इज गेट लॉस्ट। मतलब यहाँ सॉल्यूशन में डबल शॉट नहीं है, मैंने लिखा है आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आयन, ये है। यहाँ पर इंडिविजुअल आयन की प्रॉपर्टी रहेगी, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन की प्रॉपर्टी रहेगी, इंडिविजुअल आयन की आइडेंटिटी रहेगी क्या, नहीं। तब इन्हें आप लोग कॉम्प्लेक्स कहते हो तो कॉम्प्लेक्स तो ढेर सारे आप लोगों ने पढ़े, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए। ये लीजिए फिर से ये एग्जांपल आप लोग इसमें पुट कर सकते हो गाइस। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।